नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हालांकि ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, आप पहले भी 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा तेज़ी से गो थ्रू करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि आपका मकसद है जल्दी से जल्दी चैप्टर ख़त्म करना। ये वीडियो देखने का मकसद ही आपका ये है कि जल्दी से जल्दी करें और आपको जो चीज़ें हैं, जो डाउट्स क्लियर नहीं हो हुए हैं पढ़ के, वो आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ जो आप पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं यहाँ पे, रादर देन जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लें क्या-क्या हमें यहाँ पढ़ना है। कांसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी हम देखेंगे, जैसे आप 12th में भी जानते हैं। मीनिंग्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, शायद आपने 3 पढ़ी थी, व्हाट, हाउ, फॉर व्हॉम, यहाँ 3 और हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे हम। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक मेथोडोलॉजीज क्या क्या है हम अपनाते हैं, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो कुछ एक न्यू चीज़ भी है और कुछ आप पहले से ही पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, जैसा कि आप 11 12 में आप जैसा पढ़ चुके हैं। कुछ हो सकता है पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनको भी बताता हुआ चलता हूँ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो लेफ्ट आउट हो गए। तो इस सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखें तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कई सारे स्पेशलिस्ट, आप जानते हैं कितने सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं दुनिया में, तो सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है। उनमें से एक है मिस्टर सैमुअलसन, उनकी डेफिनेशन यहाँ आपकी किताब में लिया गया है, जो कि फोकस करके बता रहे हैं कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या क्या कवर करता है, किस किस चीज़ को हमारी सोसाइटी का कवर करता है। तो वो बताते हैं कि इकोनॉमी से हम एनालाइज करते हैं सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी को, जो कि अफेक्ट करता है प्राइसेस को। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करता है बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, एग्जामिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सजेस्ट द वे पुअर कैन बी हेल्प्ड, है ना। मकसद ही हमारा इकोनॉमिक्स का ये है कि हमें किस तरीके से इनकम को स्टडी करना, और किस तरीके से हम जो गरीब तबका है उसका परेशानी को सॉल्व कर सकें। क्योंकि अमीर है उनके पास तो पैसा है ही, वो तो अपनी उस प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेजर थिंग है, चाहे आप पॉलिटिकली देखिए चाहे इकोनॉमिकली देखिए। स्टडीज द बिजनेस साइकिल, आप जानते हैं बिजनेस की साइकिल्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को डिटेल्स में, तो अभी सिर्फ आप सुन लीजिए कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या है। स्टडीज बिजनेस इकोनॉमी एंड हाउ मॉनेटरी पॉलिसीज अफेक्टेड बाय दिस, स्टडीज द पैटर्न ऑफ ट्रेड अमंग नेशंस, इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स में हम जो डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ है उस पर एनालिसिस करते हैं, और वेज बताते हैं किस तरीके से हम इनकरेज कर सकते हैं और भी ज़्यादा, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, जिससे हम डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी और बेटर हो सके। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स से हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी अफ़ेक्ट करते हैं, और उनको उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से अफ़ेक्ट करते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ को डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, प्राइस की स्टेबिलिटी कैसे करें, तो ये सब इकोनॉमिक्स के थ्रू ही होता है। इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अफ़ेक्ट होती है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में सैमुअलसन ने जो अपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कवर किया, वो था। कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्कार्सिटी का मतलब ये है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कोई कोई भी चीज़ हो दुनिया में ना, वो अनलिमिटेड नहीं है, उसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की लिमिट है ना, कोयले की लिमिट है, तो और भी कुछ भी आप देख लो, कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड नहीं है, खाने की चीज़ें भी लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं कि एकदम अनलिमिटेड आप सारी की सारी दुनिया एक ही बार में खा जाए तो खत्म हो जाएगी चीज़ें। तो दुनिया में कोई भी रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। हालांकि आप देखो तो उसके अगेंस्ट में ह्यूमन नीड्स जो है, जो ह्यूमन का नेचर है, वो अनलिमिटेड वांट है उसकी, उसका कोई अंत नहीं है। उसको देखो, कार भी चाहिए, कार पैसा दे दिया जाए अचानक तो उसको कार भी चाहिए होगी, कार में भी उसको 10 टाइप की कार चाहिए होगी, बाइक भी चाहिए होगी, उसको घूमने भी जाना है, उसको दोस्तों के साथ भी घूमना है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी जाना है। तो मतलब अनलिमिटेड नीड्स है फ्रेंड्स, ह्यूमन की ना, कोई एंड नहीं है। पिक्चर देखना है, कॉफ़ी भी पीनी है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, और जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी खाना का मन है, लेकिन रुकते कहाँ हैं, क्योंकि रिसोर्सेस स्कार्स है हमारे पास। पैसा रिसोर्स मतलब क्या है मेनली, यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में अगर हम देखें तो मनी, है ना, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है वो चीज़ें। तो इन्हीं दोनों के बीच में इकोनॉमिक्स है पूरी, कि अनलिमिटेड वांट्स और
लिमिटेड रिसोर्सेज। हालांकि स्कार्स मीन्स का ऑल्टरनेटिव यूज भी हम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूज से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा है, ठीक है, मान लो मेरे पास 1,000 रुपये हैं, तो अब उस 1,000 रुपये से मैं या तो मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता हूँ, या मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सकता हूँ, या फिर हो सकता है मैं घर के लिए कुछ लेके जाऊँ, है ना? तो मतलब एक देखिए 1,000 रुपये के कितने सारे यूजेस हैं। तो इसी तरीके इसी यही बोला जा रहा है कि स्कार्स मीन्स हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। आते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन का मतलब है कि कुछ भी इनपुट हो उसको आउटपुट में क्रिएट किया जाए और उस आउटपुट से वांट्स सेटिस्फाई हो पाए। फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, वो क्या करती है, कुछ एक रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल को मशीन प्रोसेस करके फिर आपको क्या करती है, आउटपुट जो देती है उससे आप यूज करते हैं, है ना? एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, सारे चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल्स इंडस्ट्री की बात करें, है ना, तो क्या करती है इंडस्ट्री? कई सारे चीज़ें वो लेती है, टच स्क्रीन लेती है, आईसी लेती है, उसके अंदर के कई सारे कंपोनेंट्स लेती है, उसको फिर वो क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू उसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद फिर क्वालिटी चेक वगैरह करके आउटपुट जब आता है उस इंडस्ट्री का, तो वो फर्दर वांट सेटिस्फाई करता है पीपल का, है ना? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो इनफ है आई थिंक आपको समझाने के लिए मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या क्या है फ्रेंड्स? इकोनॉमी की मेजर 3 प्रॉब्लम्स, आप अगर पहले अपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है 11th 12th में, तो आप जानते हैं कि 3 मेजर प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे आपको 6 प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बड़ी जो है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या करना है आखिर हमें। कि देखो, कई बार क्या है कि आपको चॉइसेस, जैसे हम ऑल्टरनेटिव चॉइसेस की बात कर रहे थे अभी, 1,000 रुपये में क्या क्या आप ले सकते हो, बट आप सब कुछ नहीं ले सकते, है ना? आपको हो सकता है आप 1,000 रुपये में मूवी देखने जाओ, तो मूवी में आपके मान लो 400 500 रुपये खर्च हो गए, तो 500 रुपये और बचते हैं आपके पास। आप उससे कुछ और भी थोड़ा सा कर सकते हो। खाने की चीज़ वहाँ ले सकते हो बैठ के एंजॉय करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। या फिर आप क्या करते, या फिर आप अपना मूवी का पूरा प्लान कैंसिल करके आप अपने लिए कोई कपड़ा लेते, या वो भी अगर आप नहीं करना चाहते थे, तो 1,000 रुपये का हो सकता है आप अपनी बाइक या कार में तेल डाल के अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने कहीं चले जाते। या फिर वो भी नहीं तो 1,000 रुपये का किसी कहीं पे जाते आप फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खा भी लेते कुछ। तो ये बहुत सारे जो चॉइसेस हैं, तो लेकिन रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या रखें और क्या छोड़ दें, है ना? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ऐसे ही इकोनॉमी में भी है। इकोनॉमी में मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमी आप देखिए एक कंट्री का ऐसा सोच के देखिए, वहाँ पे आपको या तो फिर आपको कंज्यूमर गुड्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों के लिए क्लॉथ्स वगैरह बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप ज़्यादा करें, या फिर उनका डिफेंस का जो है इक्विपमेंट्स वो बनाएं, है ना? तो दो में से एक ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा वार रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मान लीजिए आप टैंक्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, तो फिर वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा वहाँ आपके खर्च हो जाएंगे, तो आप फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम कर पाएंगे। और अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही पूरा पैसा लगा दें, तो फिर आप वहाँ डिफेंस में नहीं लगा पाएंगे। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ बिग चैलेंज। ये कंज्यूमर गुड्स में लगाना है या फिर कैपिटल गुड में लगाना है। हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि देखो, दो टाइप की कंट्रीज हैं दुनिया में, एक डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, वहाँ पॉपुलेशन कम है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और एक तरफ हमारी कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। तो रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे कैपिटल की बात करें, कैपिटल मतलब मनी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सबको रोजगार भी देना है। तो दो तरीके के प्रोडक्शन मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ मशीनरी वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखो यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह में क्या होता है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है ना? मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हमारे देश में क्या है, मशीन्स का कम यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, और लेबर से ज़्यादा काम लेते हैं। इससे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है, प्लस आपका
एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो हमारे देश में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा भी होती है। तो ये दो टाइप की है। तो हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव जाए या लेबर इंटेंसिव जाए। ये भी एक क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस का सवाल कि आखिरकार जो चीज़ हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए, होम हाउस होल्ड्स के लिए बना रहे हैं। अब गुड्स जब मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ तो गुड्स मतलब गुड्स ही नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, उसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा साथ में चलेंगी। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब देख लीजिए, मान लीजिए आप बनाते हैं, कुछ गुड्स बनाते हैं। अब उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप या तो वो चीज़ों को मास कंजप्शन के लिए बना रहे हैं या फिर आप रिच के लिए बना रहे हैं, है ना। हो सकता है कोई आप कई सारी कंपनीज हैं, है ना। जैसे कुछ कंपनीज बाइक बना रही हैं तो वो मिडिल क्लास को टारगेट कर रही हैं। कुछ कंपनीज कार्स बना रही है, मारुति वगैरह है, तो वो अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रही हैं, रिच को भी टारगेट कर रही हैं। कुछ कंपनीज बिल्कुल ही टॉप क्लास की कार बना रही है, मर्सिडीज वगैरह बना रही है, तो वो सिर्फ सिर्फ रिच, बीएमडब्ल्यू हुई, मर्सिडीज हुई या ऑडी हुई, ये सब क्या है, वो जानते हैं कि हाँ जो हमारी चीज़ें खरीदेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास नहीं खरीद पाएगा 60-70 लाख की कार या 1 करोड़ 2 करोड़ की कार। तो वो होम टू प्रोड्यूस भी एक चैलेंज है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो एक टारगेट है। अब आता है हमारा चौथा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ये सबसे बड़ा टारगेट है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें। देखिए, जो भी इकोनॉमी में जो भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी का मैं दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। एक, कुछ चीज़ें अपने लिए कंज्यूम करने के लिए यूज़ करूँगा, कुछ हम सेव करेंगे। तो जो हम सेव करते हैं वो एक तरीके से क्या है, सेविंग बैंक में यूज़ हो रही है या कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीद के, तो वो इन्वेस्टमेंट फर्दर ग्रो करती है, इकोनॉमी को ग्रो करती है ना। तो इस तरीके से फिर वो फर्दर सर्कल चलता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि मैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं करता कहीं पे, मैं बैंक में ही रहने देता हूँ, सेविंग्स में ही रहने देता हूँ और जमा कर रहा हूँ जी, बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों है। क्योंकि आप जब बैंक में पैसा रखोगे तो वो पैसा बैंक के पास आया, और बैंक क्या कर रहा है, किसी को लोन देता है, फिर वहां से वो ब्याज कमाता है, तो वो इकोनॉमी में पैसा रोटेट होता है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। अब ये इकोनॉमी की अलग सी है चॉइस कि उसको पब्लिक गुड्स बनाए या प्राइवेट गुड्स बनाए। अब क्या है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स? प्राइवेट गुड्स फ्रेंड्स वो होते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सपल्शन होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ जिस पे हम एक टैग लगा दें, प्राइस टैग लगा दें, है ना, कि आपको ये फ्री में नहीं मिलेगी, आपको 100 आप पे करोगे तो आपको मिलेगी, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगी। ऐसे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ आप कहोगे कि पे करने पे ही मिलती है। हाँ, बट यही है प्राइवेट चीज़ ना। फॉर एग्जांपल, जहाज में जाना है आपको, है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे जा सकता है, वो कॉस्टली भी है, तो हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो जो उसको पे करेगा वो उसको यूज़ कर सकता है, जो नहीं पे कर सकता वो किसी और चीज़ को यूज़ करेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जहाज से ही हर कोई चल रहा है, ट्रेन से भी जा रहे हैं, बस से भी जा रहे हैं। अब बस में भी कई कैटेगरी हैं, आप देख लो, कोई वॉल्वो से चलता है, कोई स्टेट बस से चलता है। जाना एक ही जगह, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो जाने के लिए दो तीन टाइप की बसें हो गई। या तो आप वॉल्वो में जाओ, मर्सिडीज बस में जाओ, तो आप पैसा ज़्यादा खर्च करके जाओ, और अगर आप नॉर्मल बस में जाओगे, स्टेट बस में जाओगे, तो 200-300 की टिकट है, उसमें जाओ आप आराम से। तो जो जितना पे करेगा उसको उस हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी। इवन ट्रेन में भी वैसे ही आप देख लो, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, जो जैसा पे करता है वो उस तरीके से एंजॉय करता है उस गुड्स को। तो ये हुआ प्राइवेट गुड्स का कंसेप्ट। पब्लिक गुड का कंसेप्ट क्या है? वो गुड्स जो कि इकोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है, फॉर एग्जांपल स्टेट आपको प्रोवाइड कर रही है। इसमें क्या इंक्लूड करोगे आप? जैसे पुलिस सर्विसेज है ना, डिफेंस सर्विसेज है। आप आपको कोई दिक्कत है, आप जाके पुलिस को बोल सकते हो, पुलिस आपसे चार्ज नहीं ले सकती, अरे नहीं नहीं हम आपका काम करने के लिए भाई पैसा लेंगे, लो मेरा पैसा दो पहले। ऐसा नहीं कर सकते पुलिस। या फिर डिफेंस सर्विसेज भी आपको ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जी, चाइना ने या पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो हम तो नहीं जाएंगे भाई, हम क्यों जाएंगे, तुम हमें पहले पैसा दो तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते ना वो। तो ये क्या है, पब्लिक सर्विस है। या फिर इनका भी छोड़ो, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, और नॉमिनल फीस तो ऑब्वियसली वहाँ देनी पड़ेगी अगर आप कुछ ऐसे जा रहे हो। तो अगर नहीं, और अगर आप जाते हो आधार कार्ड बनाने या फिर
राशन लेने जा रहे हो या फिर कुछ और जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, तो वहाँ जाकर के नॉर्मली वो चार्जेबल नहीं रहती हैं, तो उनको पब्लिक गुड्स कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड प्रोडक्शन, एक ये भी है प्रॉब्लम। मेरिट गुड्स कौन से गुड्स हैं फ्रेंड्स? ये वो गुड्स हैं जो हर सोसाइटी में होना चाहिए, जिसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है। इसमें जो मेनली एग्जांपल लिया गया वो है एजुकेशन एंड हेल्थ का। अगर एजुकेटेड और हेल्दी इंसान रहेगा तो वो इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो इंसान हेल्दी नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो सोसाइटी भी पिछड़ जाती है। इसलिए हर इकोनॉमी डिज़ायर करती है कि हाँ, उनके जो सिटीजन्स हैं वो हेल्दी भी रहे, साथ ही साथ एजुकेटेड भी हों। अब आप देखो फ्रेंड्स, कुछ है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आपके इग्नो के जो एग्जाम्स होते हैं वो नॉर्मली इन्हीं जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हीं में से आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, आंसर करो। होप जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा क्लियर हो रहा हो। एक बार में नहीं समझ आ रहा है फ्रेंड, दो बार देखो, तीसरी बार देखो, तीन बार देखो, रिकॉर्डेड वीडियो यार कितनी बार भी देख सकते हो। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर मेरिट गुड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। तो क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आएंगे और 100% आएंगे। हो सकता है एक बना दें या दो तीन कॉम्बिनेशन बना दें। क्वेश्चन इग्नो में बुक से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। अगला टॉपिक चलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं हम, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं हम। दो तीन नाम है इसके। चलिए इसमें हम एकदम सिंपल से सीखते हैं क्या है एक्चुअली। सीधा हम यहाँ से टेबल से देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मैं इतना लंबा पढ़ के नहीं बताऊंगा। देखिए, सपोज इसमें दो तीन एजम्पशन ली जाती है ना। सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं, जब भी पीपीसी कर्व होगा आपका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब ये नाम से ही बता रहा है कि क्या प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कर्व, पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि बनाया जा सकता है, बना सकती है इकोनॉमी। तो इसमें जो एजम्पशंस है फ्रेंड, कुछ एक एजम्पशंस मानी जाती है पहले से ही। वो है कि फर्स्ट एजम्पशन, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। ठीक है। दूसरा एजम्पशन है ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तीसरा एजम्पशन, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड। चौथा एजम्पशन है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। और पांचवा है नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिक इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अलोन एंड इनअप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स बोल लो या फिर आप आ, कोई भी आइटम रख लो, तो उसका ऐसा यहाँ पे मान लिया जाता है कि हाँ, अगर वो एक जगह पे यूज काम कर सकता है तो वो दूसरी जगह पे भी वैसे ही काम करेगा जब हम चेंज करेंगे तो। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकलिटी में। तो ठीक है। तो जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ दो ही आइटम प्रोड्यूस कर रही है इकोनॉमी, तो क्या क्या है वो यहाँ पे माना हुआ है, एलईडी एंड कंप्यूटर मॉनिटर। तो आप देखो, जब 30 एलईडी बना रही है तो उस समय कंप्यूटर मॉनिटर 0 बन रहा है। फिर 25 बनाने के लिए जब 5 हम कम करते हैं तो कंप्यूटर मॉनिटर कितने बनाने लग जाती है, अचानक 14। फिर हम 5 कम करते हैं तो कंप्यूटर मॉनिटर 20 पहुंच जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर मॉनिटर 5-5 कम करते जा रहे हैं और आप यहाँ देखो मॉनिटर बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हो, यहाँ से रिलेट कर सक रहे हो, यहाँ से हम 5-5 नीचे आ रहे हैं एलईडी मॉनिटर्स, तो यहाँ पे ये बढ़ता चला जा रहा है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसको रेशियो में दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा रेशियो कहते हैं, एमटीआर रेशियो, एमआरटी रेशियो, सॉरी एमआरटी रेशियो, जो कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इसका एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट्स चेंज्ड। तो वहां से इन्होंने ये रेशियो निकाला है। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि ये क्या है, घटता जा रहा है ना, तो इसलिए ये नीचे आ रहा है, कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो इसमें यही दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई, किस तरीके से आ, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो रिसोर्स को दूसरी जगह कम हो जाता है। एक जगह बढ़ रहा है तो दूसरी जगह कम हो रहा है, ये दिखाया जाता है पॉसिबिलिटी कर्व में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, आप बस ये समझ लो
कि जितना बताया मैंने, एक ये टेबल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपको बस इतना याद रखना है। मेन इसे कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है और एजम्पशंस याद करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि रेट एमआरटी क्या है उसका, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग एमआरटी है। कनकेव है टू द ऑरिजिन, कनकेव ये फिगर को कहते हैं हम कनकेव फिगर। स्लोपिंग फिगर है ना ये वाला, ये वाले को हम कहते हैं कनकेव फिगर। अब कनकेव फिगर क्यों है? कनकेव, हाँ, कनकेव इसलिए है क्योंकि एमआरटी इज इंक्रीजिंग। आप देखो अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो एमआरटी इज इंक्रीजिंग है ना, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो एमआरटी बढ़ता चल जाएगा। इसलिए इसलिए एमआरटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यूनिट सेक्रीफाइड अपॉन यूनिट गेन्ड। तो एमआरटी बढ़ रहा है, इस चलते ये कनकेव एट ऑरिजिन है। अब एक क्वेश्चन है, कैन पीपी बी अ स्ट्रेट लाइन? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब एमआरटी कांस्टेंट हो। एमआरटी कांस्टेंट कब होगा? जब यूनिट सेक्रीफाइस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स गेन्ड, तो एमआरटी कांस्टेंट हो जाएगा। डज प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस ऑन द पीपी कर्व? बिल्कुल, पीपी कर्व पर हम कब प्रोडक्शन ले सकते हैं? प्रोडक्शन पीपी कर्व पे तब होता है जब 100% एफिशिएंट हो हमारे रिसोर्सेज, तो हम पीपी पे प्रोडक्शन हो सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट हम कहेंगे हाँ है, इट इज पॉसिबल। फिर और क्वेश्चन क्या आ सकता है? और क्वेश्चन है इसमें, कैन द पीपी कर्व शिफ्ट? बिल्कुल शिफ्ट करता है भाई, पीपी कर्व शिफ्ट करने के दो तीन तरीके हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें उठेगा फ्रेंड्स की, कैन इकोनॉमी ऑपरेट बियॉन्ड पीपीएफ? क्या पीपीएफ से बाहर भी काम कर सकता है? बाहर मतलब ये कर्व अगर है इसके बाहर भी काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने हैं कि वो 30-30 बना सकता है, 30 एलईडी 30 मॉनिटर, इससे बाहर हम नहीं कर सकते। उससे बाहर करने के लिए हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए। अब अब क्वेश्चन क्या है, कैन द पीपी कर्व शिफ्ट? यस, इट कैन शिफ्ट टू द राइट, इट कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट, बट शिफ्ट तभी होगा फ्रेंड्स, राइट में कब शिफ्ट होगा? राइट में तब शिफ्ट होता है जब दोनों रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन इज अपग्रेडेड, है ना, रिसोर्सेज भी बढ़े और साथ ही टेक्नोलॉजी भी बढ़े, तब जाकर के वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। और दोनों के केस में, ऐसा नहीं कि एक के केस में तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ा दी हमने और रिसोर्स बढ़ा दिया, और दूसरे के केस, दूसरे आइटम के केस में नहीं बढ़ा रहे, नहीं, दोनों के केस में होगा तभी ये राइट शिफ्ट पड़ेगा। और लेफ्ट कब होता है? जब दोनों के केस में डिग्रेडेशन हो जाए, है ना, रिसोर्स भी कम हो गया, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास पुरानी हो गई, तो ये इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। रोटेशन का भी है, जैसा कि आपने 12th में पढ़ा था, बट खैर यहाँ पे नहीं है तो उसको हम डिस्कस भी नहीं करते। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द, अब देखो, कुछ एक इकोनॉमीज जो होती हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ है सोशलिस्ट इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल अगर हम दुनिया की बात करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने क्या कर रखा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाई हुई है। और जो जैसे रशिया है, चाइना है, इन्होंने क्या किया हुआ, सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई हुई है। और भी हैं कंट्रीज, बट मेजरली हम इन दोनों का नाम ले लेते हैं सोशलिस्ट में, क्योंकि ये बड़ी कंट्रीज है। और एक तीसरे टाइप की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है कि जहाँ पे प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी होती हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस भी होते हैं, दोनों होते हैं। और कुछ कुछ कंपनीज प्राइवेट होती हैं, कुछ कंपनीज गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे इंडिया में आप जानती हो कुछ एक इंटरप्राइज। तो मार्केट में दोनों टाइप के होते हैं। अब गवर्नमेंट क्यों रहती है? गवर्नमेंट जो है इसलिए रहती है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ एक बड़े बड़े जो रिसोर्सेज हैं उन पे रखता है अपना होल्ड, ताकि वो इकोनॉम जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनका हेल्प कर सके, है ना। अगर गवर्नमेंट के पास खुद ही रिसोर्स नहीं रहेगा तो वो हेल्प कैसे करेगी? फॉर एग्जांपल आप देख लो, रेलवे गवर्नमेंट के पास आपका पेट्रोलियम वगैरह गवर्नमेंट के पास है ना, और आपका कोल गवर्नमेंट के पास है, पावर जनरेशन गवर्नमेंट के पास है, या फिर आपका रोड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह गवर्नमेंट रखती है अपने पास में, ब्रिजेस वगैरह बनाना गवर्नमेंट अपने पास रखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, या फिर आपके
पब्लिक हेल्थ वगैरह के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के अंडर है, प्राइवेट भी साथ में है, इनके साथ में प्राइवेट भी है। बट अगर गवर्नमेंट ना हो तो आप सोच कर देखो ये कितनी महंगा पड़ता, आम आदमी उसको यूज़ ही नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल की बात करके देख लो, अगर गवर्नमेंट अपने पास नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल कितना मुश्किल होता है, कितना महंगे इलाज होता है, गवर्नमेंट कर ही नहीं पाएगी। फिर गवर्नमेंट ने और क्या तरीका रखा हुआ है कंट्रोल करने का प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तो वो उनका तरीका है प्राइस कंट्रोल रखते हैं वो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ का अनलिमिटेड प्राइस कर सकते हो। लाइसेंसिंग करती है गवर्नमेंट, अगर उसको लगता है हाँ ये कंपनी ने पिछले साल सही नहीं किया था, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। टैक्सेशन भरना पड़ता है इनको जीएसटी वगैरह के फॉर्म में, जैसा कि आप जानते हैं। लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, बहुत सारी एलपीजी वगैरह की सब्सिडी वगैरह आप जानते हो। इस तरह से ये मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे देश की इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं जानना है इन चीज़ों के बारे में, हम इन चीज़ों के बारे में आगे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बताऊँगा, आपके बुक में भी बहुत कम दिया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप जानते हो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी हम कंसिडर करते हैं, एज अ सोशल साइंस का भी चैप्टर है ये। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इसलिए क्योंकि हम जो भी यहाँ पे थ्योरीज देते हैं, हम फॉर एग्जांपल आगे आप पढ़ोगे डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, है ना, प्रोडक्शन थ्योरी, तो ये सब थ्योरीज जो हैं वो एक, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया गया, मान लिया गया कि हाँ भाई ऐसा होता है, उनको बहुत रिसर्च करके, उन पे बहुत सारा डाटा एक्यूमुलेट करके, है ना, तब थ्योरीज बनाई गई हैं। जैसा कि साइंस में होता है, बहुत सारा वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखते हैं, फिर वो बनाते हैं थ्योरी कि हाँ ये चीज़ है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी है, वो डाटा कलेक्ट होता है, कई सारी चीज़ों को वेरीफाई करा जाता है, तब जा करके वो एक लॉ बनता है। वेर इज सोशल साइंस इसलिए है इकोनॉमिक्स क्योंकि हालांकि साइंस पूरी कोशिश की जाती है कि हाँ ये हम जो लॉ बना रहे हैं वो एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल हो, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है ना, और ह्यूमन बहुत ही अलग अलग होता है, हर इंसान अलग तरीके से हर चीज को पे रिएक्शन देता है। तो इस चलते ये साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो इस चलते ये सोशल साइंस में भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लॉज बनाते हैं वो दो तरीके से बनाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है फ्रेंड्स जिसमें हम पहले से ही कुछ एज्यूम करके रखते हैं और हमें पता होता है कि हाँ लगभग लगभग ऐसा ही आउटकम आएगा, और जो एजम्पशंस होती हैं वो काफ़ी हद तक रियल होती हैं और सेटिस्फाइड करती हैं, तो और रियलिटी के बहुत क्लोज होते हैं एजम्पशंस। तो उसके बाद जो सामने आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब कई बार जो एजम्पशंस होती हैं वो अनरियलिस्टिक भी होती हैं, बहुत ओवर हो जाता है, हम धीरे धीरे देखेंगे आगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये क्लोज होती हैं रियलिटी के। तो ऐसे जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस। जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड एक्सपेंड करता है, और जब प्राइस राइज करता है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करता है। हालांकि इसका उल्टा भी है कई बार, कि प्राइस बढ़ता है तो लोग और ज़्यादा खरीदते हैं, प्राइस घटता है तो खरीदना बंद कर देते हैं। वो हम आगे देखेंगे चीज़ों को, डिमांड कर्व अगला चैप्टर है तो वहाँ पढ़ेंगे। एज अगेंस्ट द डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, ये प्योरली साइंटिफिक फॉर्म में है, तरीके से है। इसमें सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं बहुत वास्ट लेवल पे, फिर डाटा से जो हमें एग्जैक्ट एनालिसिस जो पैटर्न दिखता है उसके बेस पे हम कुछ लॉ या हाइपोथेसिस अपना देते हैं। फॉर एग्जांपल एंजल्स लॉ, जिसमें कि बताता है कि जैसे जैसे इनकम एक फैमिली की बढ़ती है तो वो क्या करता है, अपना फैमिली जो नेसेसिटीज है ना, जैसे नेसेसिटीज में क्या, खाना पीना हुआ आपका, है ना, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हुए, ये सब नेसेसिटीज में आती हैं, उस पर डिक्रीज करता है और ज़्यादा फोकस करने लग जाता है कंफर्ट और लग्जरी को लेके। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम, फ्रेंड्स एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स कुछ काम आ गया था इसलिए रुक गया। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एंजल्स लॉ, तो जैसे जैसे हम, ये नेचुरल है
कि आपने देखा होगा कि जब एक फैमिली में पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं सबसे पहले, अब वो भूल जाते हैं कि हाँ भाई अब खाने पीने की चीज़ों, क्योंकि उनका खाने पीने का तो हो गया, रिसोर्सेज हो गए अपने, है ना। अब वो फोकस करते हैं हाँ अब हमारे पास कार हो, बड़ा मकान हो, चीज़ें बड़ी करने लग जाते हैं। तो ये एंजल्स लॉ बोलता है, जो कि नॉर्मल सोसाइटी का बिहेवियर उन्होंने स्टडी करके ये लॉ बनाया। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इट्स इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। तो इकोनॉमिक्स हो चाहे कहीं भी सोसाइटी हो, उसमें हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। उसी का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल कुछ एक एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, तो जब वो अपना किसी चीज़ पे खर्चा करता है, किसी गुड्स पे या सर्विसेज पे, तो वो चाहता है कि उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप खर्चा कर रहे हैं और जाते हैं जहाज में या ट्रेन में, तो आप जितना आपने पैसा पे किया और अगर आपको लगता है वो वर्थ नहीं है, तो आप उस चीज़ को कंप्लेन करते हो, है ना, यार मेरा पैसा बर्बाद हो गया। या फिर कोई बिजनेस फर्म है, वो इक्विलिब्रियम में कब अपना मानती है, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो। अगर उसका प्रॉफिट कम होने लग जाए तो वो कहता है अरे यार नुकसान हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं है ना, बैलेंस नहीं है चीज़ें। तो ये है एग्जांपल्स इक्विलिब्रियम के। या फिर इकोनॉमी को कब हम कहेंगे, ओवरऑल एक देश की इकोनॉमी को, कि बैलेंस्ड है या इक्विलिब्रियम में है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, तब। इक्विलिब्रियम का जो एनालिसिस है हम दो तरीके से करते हैं फ्रेंड, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि पूरी इकोनॉमी को नहीं लेते, हम सिंगल मार्केट को लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लेके देखो कि हम एक सेक्टर को सिर्फ देखेंगे, सिर्फ फॉर एग्जांपल हम एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पार्शियल पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे होंगे, तो हम पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम एक मार्केट, मार्केट मतलब एक सेक्टर को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक टाइम में हम एनालिसिस करेंगे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हुआ। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आपने 11th-12th में देखा होगा, पढ़ा होगा बड़े अच्छे से इसको। हालांकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा दिया गया है टॉपिक ये वाला, और जो लोग पहले ना पढ़ के आए हों, मैं सिर्फ उनको बता देता हूँ तेजी से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो है फ्रेंड, हम डील करते हैं कि व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं, व्हाट आउट टू बी, या फिर हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, हम डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम डाटा वेरीफाई नहीं करते हैं, नहीं हो कर पाते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पस ये है कि इट एम्स एट टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने का पर्पस है टू डिटरमाइन इट्स आइडियल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स होती है, इस चलते दिस सजेस्टिव नहीं होती, इट इज नॉट सजेस्टिव। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन होती है, तो इट इज सजेस्टिव इन नेचर। अगर एग्जांपल लेके देखें तो प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। या फिर देयर आर इनइक्वालिटीज इन आवर इनकम। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा इसका उल्टा, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस। या फिर दूसरा एग्जांपल हमने तो इंडियन इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। तो आपने देखा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना। एक इकोनॉमिक्स में जो आइडियल्स की बात करते हैं ना, वो नॉर्मेटिव में होती है। और पॉजिटिव में क्या है, जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं हम वो बात करते हैं, अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया हो। इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। एक बार भी पढ़ लोगे किताब, आप देखोगे कि आपने पूरा जो मैं बता रहा हूँ वो सारा आप समझ जाओगे एक ही बार में। इसको एक से दो बार आप वीडियो को सुनो,
कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आगे भी चैप्टर्स में जब हम डिस्कस करेंगे, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब फिर यहाँ पे ज़्यादा नहीं है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया हुआ, तो मैं आपको जनरल थोड़ा सा ही डिटेल बताता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है फ्रेंड कि हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम डिमांड एंड सप्लाई का एज अ टूल यूज करते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में बात करते हैं। अब देखो माइक्रो में आई है, तो आई से आप याद रखना इंडिविजुअल के बारे में बात है, ठीक है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। पूरा मतलब एज अ एग्रीगेट इकोनॉमी ऑफ, एग्रीगेट का मतलब पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम इसमें। इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट के बारे में बात करते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंस इन दोनों के बारे में, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। स्टॉक्स वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा, तो मैं आपको ये, इसके बारे में आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो और एग्जांपल याद कर लो, ये 100% मेरे को लगता है आपको आएगा। स्टैट्स, स्टॉक फ्लो क्या है, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल के बारे में, तो आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद कर लेना। जैसे कि स्टॉक वेरिएबल इज वन विच कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा वेरिएबल जो कि सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ना कि पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को। अब इसका एग्जांपल क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेल्थ, ठीक है। अभी आपके पास कितना पैसा है, अभी आपके पास कितना वेल्थ है, तो ये इमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, नहीं कि पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक साल के बारे में बात नहीं कर रहा है। और फ्लो वेरिएबल में क्या होता है, हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का जो वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल जो है, इट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्लो वेरिएबल जो है एक पीरियड ऑफ टाइम का ही लेके आप कंसिडर कर सकते हो, ये नहीं इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आप नहीं डिस्कस कर सकते। फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ अ पर्सन, तो इनकम रोज की इनकम नहीं होती, जब जैसे जिसको सैलरी है, रोज की सैलरी थोड़ी होती है उसकी, उसकी एक महीने की सैलरी होती है, मंथली है। सेल्स है तो आप रोज का सेल थोड़ी ना बात होती है, सेल्स एक पीरियड की बात हो सकती, पीरियड की बात होती है। फॉर एग्जांपल एक महीने में कितने सेल हुआ, 2 महीना में कितना सेल हुआ। आप अगर, हो सकता है सेल आज 0 है, कल हो सकता है 10,000 की सेल हो, तो आप सेल का एनालिसिस सही नहीं कर पाओगे अनलेस अनटिल आप पीरियड को कन्फि नहीं उसमें लेते हो एनालिसिस में, ठीक है। वैसे ही परचेज है, एक्सपेंडिचर है, आपने कितना खर्चा किया इस महीने, तो आज हो सकता है मेरे से 100 रुपये खर्चा हुआ है, 200 रुपये खर्च हुआ है, हो सकता है पूरे महीने में 40,000 खर्च कर दूं। तो जब तक आप एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं कंसिडर करोगे तब तक वो बेकार है उस चीज में। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स, अब ये क्या है कहानी, ये थोड़ा सा जान लो, इसमें ज़्यादा नहीं है। ये जो है एक तरीके से हमें एनालिसिस करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, तो ये दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक्स। स्टैटिक एनालिसिस में और डायनामिक एनालिसिस, हम तीन चार पॉइंट्स हैं उसके बेस पे हम डिस्कस करते हैं। स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस में टाइम एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। सारे वेरिएबल्स को हम मान के चलते हैं कि रेफर्स टू द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको टाइमलेस इकोनॉमी भी कहते हैं हम स्टैटिक इकोनॉमी को। जबकि डायनामिक इकोनॉमिक्स एनालिसिस में क्या होता है कि टाइम एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी डेटेड, इकोनॉमिक वेरिएबल्स रेफर्स टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। स्टैटिक एनालिसिस में पाथ ऑफ चेंज नहीं बताता है, इट डायरेक्टली टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक तरीके से आपका नॉर्मेटिव वाले की बात हो गई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरह डायरेक्टली आपको मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट कैसा होना चाहिए वो बताता है, किस तरीके से हम पहुंचे इक्विलिब्रियम में, इसके बारे में स्टैटिक एनालिसिस कुछ नहीं बताता है। डायनामिक एनालिसिस शोज द पाथ ऑफ चेंज, कि किस तरीके से हम करें।
इसीलिए कहते हैं स्टैटिक इकोनॉमिक्स को स्टिल पिक्चर भी कहा जाता है और डायनामिक इकोनॉमिक्स को मूवी ऑफ द मार्केट कहा जाता है। अब स्टैटिक इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ओनली पर्टिकुलर पीरियड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और डायनामिक इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रोसेस बाय विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। स्टडी स्टैटिक एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे हैं, और डायनामिक एनालिसिस में हम इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पाथ भी बता रहा है किस तरीके से आपको जाना, मतलब वो तब का बता रहा है जब डिसइक्विलिब्रियम था, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे वो डायनामिक एनालिसिस में होता है। स्टडी ऑफ स्टैटिक एनालिसिस क्या है, फार फ्रॉम रियलिटी है, वो डायरेक्ट कहता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरह ऐसा होना चाहिए। जबकि डायनामिक एनालिसिस क्या है, बहुत क्लोज है रियलिटी के, वो अभी जो सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उनमें डील करता है। तो ये है आपका स्टैटिक एंड डायनामिक्स एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। आप कह रहे होगे हर चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट ही चैप्टर है, तो आप जानते हैं कितना इंट्रो में देते, कुछ ज़्यादा नहीं दिया उन्होंने, कोशिश की है कम से कम शब्दों में, और वैसे भी आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि +2 से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स, होप आपको क्लियर हो सारे पॉइंट्स। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये जो है बुक IC ढींगरा जी ने लिखी है, बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेसर है। और इनकेस कोई क्वेश्चन हो तो आप बता पूछिएगा मुझसे। और हाँ फ्रेंड्स, इनके जो FAQs वगैरह है ना, चेक योर प्रोग्रेस वगैरह इग्नो के, आप ये जरूर करके जाना, जरूर जरूर अच्छे से करके जाना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो यहीं से आएंगे, 100% आप लिख लो में से। जो टर्मिनल क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स, ना हमने पढ़ा था ह्यूमन वांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अनलिमिटेड वांट्स है, स्कार्सिटी लाइज एट द रूट ऑफ एवरी इकोनॉमी, एक्सप्लेन, कितना अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, ह्यूमन वांट्स। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओ, और आप देखना इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। Between labor force and workforce of economy indicate the size of unemployment. Give reasons, state which of the following is true or false। अच्छा, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस करिए, अगर आपको लगता है कहीं पे डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको मदद कर दूंगा। अगर आप चाहो तो मैं इसमें आपको कुछ एक यहाँ पे देखिए, आपको चीज़ें हैं जो लग रहा है मुझे नहीं है। Path of change. Write short note on the following: concept of equilibrium, limitations of economics law, ceteris paribus। ceteris paribus हमने नहीं डिस्कस किया ना फ्रेंड। तो कुल मिला के ये है फ्रेंड्स आपका चैप्टर है ना, और आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा ये क्वेश्चंस पे। मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊं जहां हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें, वो बेटर रहेगा। तो आप बताना अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।